एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 5वें का, जिसका टॉपिक है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी आपके भोजन एवं संग्रहण की बात करी थी। दूसरा हमने पशुचारण की बात करी थी। यानी हमने जो पूरी बात जो हम चर्चा कर रहे हैं प्राथमिक क्रियाओं पर कर रहे हैं। प्राथमिक क्रियाएँ क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाएँ वे क्रियाएँ होती हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है। अगर हम उदाहरण की बात करें प्राथमिक क्रियाओं में हम किनका अध्ययन करेंगे, तो आपके कृषि हो गया, भोजन संग्रहण की बात होती है, उसके अलावा खेत, मत्स्य पालन, खनन आदि जो है हमारे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। आज हम उन प्राथमिक क्रियाओं में अपना दूसरा जो भाग है इस लेक्चर का, वह कृषि को आज यहाँ पर देखेंगे। अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि जो है मुख्यतः अगर हम कहें तो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से जो है कृषि के जो क्षेत्र हमें विभिन्न प्रकार से कृषि को प्रभावित करते हैं, और इसी प्रभाव के कारण जो है हमें विभिन्न क्षेत्रों में जो कृषि के जो है वो अनेक रूप देखने को मिलते हैं। हमने कहा ना हमने कहा कि कृषि को जो मुख्यतः भौतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रकार से जो है वो कृषि को प्रभावित करती हैं सारी दशाएं, और इस कारण से जो है विभिन्न भागों में हमें विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही मज़ेदार है आज का टॉपिक कृषि। सबसे पहले बात करेंगे निर्वाह कृषि से। तो निर्वाह कृषि मुख्यतः यहाँ पर को दो भागों में आपका बांटा है निर्वाह कृषि को। एक तो आपका आदिमकालीन निर्वाह कृषि की बात होती है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि की बात होती है। दूसरा यहाँ पर को गहन निर्वाह कृषि की बात होती है, गहन निर्वाह कृषि की बात होती है। ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि थी वो क्या थी। मुख्यतः आपके एक मस्तिष्क में एक ढांचा बन गया होगा। आदिमकालीन जो है आपको आदिम जो जाति है उस प्रकार के लोग इस खेती को करते हैं। अगर हम बात करें जो आपका आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि है उसमें हमें जो कृषि देखने को मिलती है, मुख्यतः ये लोग क्या करते हैं, एक जंगल को बेसिकली वहाँ के जो जंगल है उसको काट के उनको जला के जो राख होती है उसको उर्वरक के रूप में ये लोग काम में लाते हैं, और कम से कम 2 या 3 साल उस क्षेत्र में कृषि करते हैं। और जब वह अनउपजाऊ हो जाती है वहाँ की जो मिट्टी है, तो फिर उस क्षेत्र को छोड़ कर ये कोई दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और फिर वही प्रक्रिया शुरू करते हैं, वहाँ के जंगलों को काटना, उनको जलाना और फिर वहाँ पर कृषि कार्य करना। यानी क्या होता था, इससे हम लोग क्या कहेंगे, स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, यानी शिफ्टिंग। ठीक है, एक जगह फिर वहाँ की जो भूमि अनुपजाऊ होगी तो दूसरी जगह हम चले गए। तो इस प्रकार की जो कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। आया हुआ प्रश्न है, कर्तन एवं दहन कृषि का अन्य नाम क्या है? तो स्थानांतरणशील कृषि भी इसे कहते हैं। मुख्यतः आदिम जो जाति है, जनजाति है, वो इस प्रकार के खेती को करते हैं। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, हम यहाँ पर क्यों समझ लेते हैं, भारत के जो आपके पूर्वी वाले क्षेत्र में हमें देखने को, पूर्वी भारत वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। यहाँ पर खेती को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। जो हम बात कर रहे हैं आपके स्थानांतरणशील कृषि, उसके अलावा हमने इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा, और इसे हमारे भारत के जो पूर्वी जो राज्य है वहाँ पर को इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, आपके आदिमकालीन निर्वाह कृषि को। आइए बात करते हैं आगे गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि की अगर बात करें तो यहाँ पर को जो क्षेत्र होता है काफ़ी बड़ा होता है, और गहन निर्वाह कृषि को भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो चावल प्रधान निर्वाह कृषि, और दूसरा जो होता है वो चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि होता है। देखो, चावल अगर हम बात करें, चावल रही जो अगर हम गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो हम मुख्य जो फसल होती है वो चावल होती है, और जो चावल विहीन हमने गहन निर्वाह कृषि की जो अगर हम बात करें तो उसमें मुख्यतः आपके गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि की खेती करी जाती है। तो आप समझ गए होंगे, आदिमकालीन जो है मुख्यतः से स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, यानी हमने कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा। और जो गहन निर्वाह कृषि है इसको हमने 2 भागों में बांटा। एक तो जहाँ चावल मुख्य फसल है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, और एक चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि जहाँ चावल मुख्य फसल नहीं है। मुख्य फसल क्या है, वहाँ मुख्यतः गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा आदि की खेती करी जाती है, तो वो गहन निर्वाह कृषि होगी। आइए बात करते हैं रोपण कृषि की। तो रोपण कृषि देखो मुख्यतः जो खेती का जो श्रेय जाता है वो यूरोप वासियों को जाता है। तो जब यूरोपियन कंट्री जब विभिन्न देश के विभिन्न भागों में गई तो उन्होंने बहुत देशों को क्या करा, औपनिवेशीकरण किया। औपनिवेशीकरण का मतलब है कि अपने अधीन करा, उनको अपने गुलाम बनाया,
और वहाँ क्या करा, एक नई प्रकार की कृषि की शुरुआत करी जिसे रोपण कृषि के नाम से जाना जाता है। तो रोपण कृषि की अगर बात करें तो यह एक पूंजी प्रधान कृषि मानी जाती है। यहाँ पर को श्रम की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। उसके अलावा वैज्ञानिक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है और मुख्यतः एक फसल को इसमें फोकस करा जाता है। अगर हम बात करें रोपण कृषि के कुछ फसलों की, तो आपके चाय, कॉफ़ी, कोको, नारियल आदि प्रकार की जो खेती है, रबड़, वो हमारी रोपण कृषि है। रोपण कृषि का जो श्रेय जाता है मुख्यतः यूरोपियन वासियों को जाता है, जब से इन्होंने अपने औपनिवेश शुरू करा था। ठीक है, औपनिवेशीकरण की जब से शुरुआत हुई थी तो इस प्रकार की हमें खेती को देखने को मिलती है। अगर आता है ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि रोपण कृषि की जो फसलें हैं वो क्या क्या हैं, तो आपको याद रखना है, हमने कहा ना कि चाय, कॉफ़ी, कहवा, कोको, रबड़, जो है वो आपके नारियल, वो रोपण कृषि की फसलों के प्रकार हैं। आइए बात करते हैं आगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि आपको लगी गया होगा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है मुख्यतः यहाँ पर को बड़े बड़े क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती करी जाती है और यहाँ मुख्य जो फसल होती है वो गेहूँ होती है। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ मुख्य जो फसल होती है इसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में, वो गेहूँ इसकी मुख्य फसल होती है और साथ में आपका ज्वार, बाजरा आदि भी उगाया जाता है। अगर बात करें मिश्रित कृषि की, तो मिश्रित कृषि स्पष्ट है, बहुत बार सरल से मैंने कई उसमें भी देखा है जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो एग्जामिनर भी पूछते हैं कि मिश्रित कृषि क्या होती है, तो बच्चे एकदम बता नहीं पाते, तो बहुत ही सरल है। देखो मिश्रित कृषि का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है वो मिश्रित कृषि है। मैंने कहा ना, जहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे समझते हैं अपने डेयरी कृषि को। देखो डेयरी कृषि भी बहुत ही सरल है। आपके दिमाग में फिर एक खाका बन गया होगा, आपके मस्तिष्क में आ गया होगा कि कोई किसी डेयरी कहते ही कोई मदर डेयरी की किसको याद आ गई होगी, कोई दूध की डेयरी की याद आ गई होगी। तो क्या होती है डेयरी कृषि, मुख्यतः उन्नत प्रकार के हमारे पशु होते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं, उसकी उनका जो है इस प्रकार की कृषि में उनका अध्ययन किया जाता है। उन्नत प्रकार के जो हमारे पशुपालन की जहाँ पर क्रिया संपन्न होती है वो हम डेयरी कृषि के अंतर्गत ही करते हैं। डेयरी कृषि के अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो डेयरी कृषि के आपके जो क्षेत्र है मुख्यतः आपके उत्तरी आपके पश्चिमी यूरोप वाले क्षेत्रों में हमें कनाडा, आपके दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड वाले क्षेत्रों में हमें डेयरी कृषि वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे समझते हैं अपनी भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय अगर हम कृषि की बात करें तो मुख्यतः भूमध्य सागरीय कृषि की एक विशेषता है, यहाँ पर को अंगूर की खेती की जाती है और उसके अलावा जैतून और खट्टे फलों की जो खेती हमें देखने को मिलती है वो भूमध्य सागरीय कृषि की ही विशेषता है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय जो कृषि है वहाँ का जो मुख्य विशेषता क्या है, तो आपकी एक मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है खट्टे फलों का उत्पादन करा जाता है। और खट्टे फलों में अगर यहाँ पर को भूमध्य सागरीय कृषि के फसलों के बारे में बताएं तो जैतून, अंगूर आदि की यहाँ पर कृषि करी जाती है। तो आगे देखते हैं बच्चों, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि की जहाँ बात होती है, यह मुख्यतः बार बार आपने अपने प्रश्न पत्र पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, कम से कम 4 या 5 बार इसमें से प्रश्न आया हुआ है। इसको जो प्रस्तुत करा है वो ट्रक कृषि के नाम से प्रश्न आता है बार बार। तो बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि की अगर बात करें तो मुख्यतः यहाँ पर को आपके सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन इस प्रकार की खेती में देखने को मिलता है। मैंने जैसे आपसे कहा कि इसमें से जो प्रश्न बनता है वो ट्रक कृषि वाला ज़्यादा बनता है। तो ट्रक कृषि इसलिए कहा जाता है, देखो जो ट्रक कृषि में मुख्यतः आपके सब्जियों का उत्पादन करा जाता है और इसलिए ट्रक कृषि कहा गया है क्योंकि रात में जो है वो सब्जियाँ तोड़ के ट्रक में भरी जाती हैं और वो ट्रक अपना सुबह जो है मंडी में पहुँच जाता है। हम अक्सर जाते हैं ना कि सुबह सुबह ताज़ी सब्जियाँ लाने के लिए मंडी जाते हैं, तो वहाँ काफ़ी ट्रक आपको खड़े देखने को मिलेंगे क्योंकि वो रात भर चल के वहाँ पहुँचे होते हैं मंडी में। तो इस प्रकार से इसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं सहकारी कृषि की। तो सहकारी कृषि बच्चों क्या है, देखो सहकारी किसी की मदद से करना, यानी किसी की मदद से अगर हम कोई खेती कर रहे हैं ना, कोई कृषि कर रहे हैं तो उसको हम सहकारी कृषि करेंगे। यानी यहाँ पर क्या है कि जो मनुष्य है अपनी स्वेच्छा से कुछ जो सहकारी संस्था बना के यहाँ पर
पर को कार्य करते हैं, अपना कृषि कार्य को संपन्न करते हैं, तो उस प्रकार की खेती सहकारी कृषि कहलाती है। सहकारी कृषि का अगर हम बात करें तो मुख्यतः यहाँ पर को इसमें काफ़ी जो है वो सुविधाएं मिलती हैं। वो जो संस्थाएं होती हैं वो संस्थाएं अपनी कुछ सुविधाएं प्रदान करती है और लोग मिलजुल के इसमें काम करते हैं। मिलजुल का मतलब एक संस्था बना के काम करते हैं। अगर हम बात करें सहकारी कृषि की, अगर बात करें तो 1 शताब्दी पहले से यह आंदोलन चला आ रहा, मुख्यतः आपके उत्तरी पश्चिमी यूरोप में यह हमें देखने को मिलता है सहकारी कृषि के। अगर हम देश की बात करें तो नीदरलैंड, बेल्जियम आदि देशों में, डेनमार्क जो है, हमें इस प्रकार के सहकारी कृषि देखने को मिलती है। सहकारी कृषि की अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो है डेनमार्क जो है इसमें काफ़ी अभी अग्रणी अपनी भूमिका निभाता है सहकारी कृषि में। बात करेंगे सामूहिक कृषि, अंतिम टॉपिक है, बहुत ही सरल है। सामूहिक कृषि आप फिर आपके मस्तिष्क में गूंज जाएगा, सामूहिक का मतलब समूह, ठीक है। यहाँ पर सामूहिक कृषि करी जाती है और जितने भी जो आपके उपकरण होते हैं उनमें समूह का अधिकार होता है। ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर विशेष कोई संस्था का या फिर किसी पर्टिकुलर या कोई प्रत्यक्ष कोई व्यक्ति का इसमें अधिकार नहीं होता है। नहीं, पूरा का पूरा जो भी आपकी सामग्री होगी, जो भी आपके जो उपकरण होंगे, उसमें पूरा जो है वो समाज की भागीदारी होगी। तो इस प्रकार की जहाँ खेती करी जाती है वो हमारी सामूहिक कृषि होती है। सामूहिक कृषि की अगर बात करें तो सोवियत रूस में इसको कोलाखोज के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने कृषि के इन महत्वपूर्ण शब्दावली को समझा होगा। विस्तृत हम इनके और जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे अपने दूसरे वीडियो में, इसके बारे में ज़रूर से चर्चा करेंगे। आपने मोटा मोटा इसके बारे में समझ लिया होगा, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है आपकी। अगर एक बार शब्दावली, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो निश्चित तौर पर आप पूरे का पूरा जो भी आपके लिए प्रश्न पत्र आया होगा या आप जब भी कोई आपसे पूछ रहा होगा तो आप ज़रूर बताएंगे उनको। एक बार फटाफट देख लेते हैं निर्वाह कृषि में क्या होता है। यहाँ पर हमने आदिमकालीन और गहन निर्वाह कृषि की बात करी। आदिमकालीन निर्वाह कृषि में भी हमने इससे कहा कि कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है कि नहीं, यहाँ क्या करते हैं कि जंगलों को जला के, जंगलों को काट के, जला के फिर वहाँ पर खेती करी जाती है। कुछ साल बाद उसे छोड़ के दूसरे क्षेत्र में वही प्रक्रिया करी जाती है, तो वो आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहलाती है। गहन निर्वाह कृषि हमने आपसे कहा कि मुख्यतः चावल प्रधान और चावल रहित जो है वो गहन निर्वाह कृषि होती है। रोपण कृषि मुख्यतः यूरोपियन जब यहाँ पर को आए तो उन्होंने इस प्रकार की खेती हमें देखने को मिलती है। आपके चाय, कॉफ़ी, कहवा, कोको आदि की खेती हमें इसमें देखने को मिलती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मुख्यतः यहाँ पर को विस्तृत क्षेत्रों में करी जाती है। इसमें भी एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, इसके विस्तृत जो क्षेत्र हैं, जैसे अमेरिका, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो प्रेरीज वाले क्षेत्र, आपके यूरेशिया वाली बात करें तो स्टैपीज के क्षेत्र आते हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो पंपाज वाले क्षेत्र की बात होती है। न्यूजीलैंड की बात करें तो कैंटाबरी वाले क्षेत्रों की बात होती है। दक्षिण अफ्रीका के वेल्स की जो है यहाँ पर को जो विस्तृत जो अनाज कृषि है वो हमें देखने को मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मिश्रित कृषि, जहाँ पर को कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, वो हमारे मिश्रित कृषि होती है। डेयरी कृषि की बात होती है तो मुख्यतः उन्नत प्रकार के दक्ष जो है पशुपालन को यहाँ पर को किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि जो है मुख्यतः खट्टे फलों, अपने अंगूर, जैतून आदि फसलों के लिए प्रसिद्ध है। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि की हमने यहाँ पर मुख्यतः ट्रक कृषि को फोकस करा, जिसमें ट्रक कृषि में हमने कहा कि मुख्यतः सब्जियों का उत्पादन होता है और जो है ट्रक जो है वो अपनी दूरी जो है वो रात में चलता है, सुबह अपने निश्चित स्थान में पहुँच जाता है नगरीय क्षेत्रों में, तो इस प्रकार की कृषि को ट्रक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। सहकारी कृषि का हमने बात करी, मुख्यतः जो है इसमें जो लोग हैं वो एक संस्था बनाकर एक संस्था बनाकर उसमें अपनी कृषि कार्य संपन्न करते हैं, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सामूहिक कृषि का मतलब है कि जिसमें पूरा का पूरा समाज एक साथ कृषि करता है और पूरे के पूरे जो भी उपकरण होते हैं, जो भी सामान होता है, उसमें पूरा समाज का अधिकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पूरा टॉपिक था कृषि पर था। धन्यवाद।